मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सब? होप यू ऑल आर फाइन। आई क्वेस्ट में आ रहे हो फिर? हैप्पी लोहड़ी एवरीवन। आप में से आई क्वेस्ट में कोई आ रहा है बच्चों अभी कि नहीं? अच्छा, दिनेश आप हॉस्टल में हो या घर चले गए? सर हॉस्टल में। अच्छा, ओके। हाँ, आज कौन सा चैप्टर था बच्चों अपना? काइनेमैटिक्स था शायद। गुरसाहिल, आशीष, बच गए तुम दोनों। मुझे ना लगा तुम नहीं आ रहे क्लास में, तो मैं मैसेज करने वाला ही था तुम्हारे ग्रुप पे, और मैं ये कहने वाला था कि अब तुम्हें टेस्ट देना अलाउड नहीं है। अब गुरसाहिल को पकड़ूंगा मैं। हाँ बच्चों, इसमें कोई डाउट? करण, तुम भी बड़े दिनों बाद आए हो, नया नया लग रहा होगा, है ना? हाँ जी, मोशन इन अ प्लेन, इसमें कोई डाउट? थर्ड क्वेश्चन बच्चों वैसे काइनेमैटिक्स का नहीं है, इसमें तो एनएलएम एनर्जी लगता है, बट ठीक है आपका हो गया होगा, है ना? हो गया बच्चों? ओके, फिर हमें करने थे थर्मो पे फर्स्ट 30, राइट? इसमें बताओ बच्चों। एक बच्चों देखो, सेकंड का आंसर सी है। सी गिवन है, अच्छा। तो एक बार मैं समझा देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन भी देखो। तो आपको स्पीड पूछी है बच्चों, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। तो वो स्पीड निकालने के लिए, वो स्पीड होती क्या है बच्चों? रूट ऑफ यंग्स। एक वायर के अंदर जो वेव स्पीड होती है वो होती है रूट ऑफ टी बाय म्यू। म्यू क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ। तो ये बन गया टी एल बाय एम। तो अब बचा टेंशन निकालना। तो जब हमने वायर को इस तरह से लगाया है, ठीक है, तो यहाँ पे अब मेथड क्या होता है? हम बच्चों ये कहते हैं, सी ऑब्वियसली
अगर मैं वायर का एफबीडी बनाऊं तो इसके ऊपर साइड ये वायर है, आपने इसका टेम्परेचर कम कर दिया। टेम्परेचर कम कर दिया तो मतलब क्या होगा वायर के साथ? वो कंप्रेस होना चाहेगी, लेकिन दीवारों ने उनको उसको पकड़ के रखा हुआ है, उसको कंप्रेस नहीं होने दिया। तो जो दीवारें हैं वो उसके ऊपर कैसी फोर्स लगा रही होंगी? मतलब दीवारें उसको दबा रही होंगी या खींच रही होंगी वायर को? खींच रही होंगी, राइट। और यही फोर्स टेंशन है। तो अब हम लिखेंगे कि इस वायर के अंदर टोटल स्ट्रेन कितना हुआ। तो जब देखो यहाँ पे दो फैक्टर्स आ रहे हैं, एक तो फोर्स वाला भी आ रहा है और एक टेम्परेचर वाला भी आ रहा है। तो हम ऐसे लिखते हैं कि दिस इज इक्वल टू थर्मल स्ट्रेन प्लस इलास्टिक स्ट्रेन। थर्मल स्ट्रेन क्या होता है? थर्मल वाला डेल्टा एल बाय एल क्या होता है? अल्फा डेल्टा टी। और इलास्टिक वाला स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस, मतलब फोर्स जो कि टेंशन है अपॉन एरिया इनटू यंग्स मॉडुलस। एंड लेट्स रिमेंबर कि इस केस में डेल्टा टी जो है वो नेगेटिव है, मतलब माइनस अल्फा डेल्टा टी बनेगा। तो इसको जब मैं रीअरेंज करता हूँ, और ये है तो जीरो ही, क्योंकि वायर की लेंथ तो चेंज ही नहीं हो पाई, जो नेट लेंथ है। तो यहां से टेंशन बन गई माइनस वाई, नहीं माइनस नहीं, प्लस वाई ए अल्फा डेल्टा टी। तो इस टेंशन को आप यहाँ पे पुट कर दोगे, मास को बच्चों इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी लिख दो, तो उससे आपका आंसर आ जाएगा। क्या कोई और आसान तरीका भी था इस क्वेश्चन को करने का? मतलब ये कंसेप्ट तो आना चाहिए, बट इस पर्टिकुलर केस में डायमेंशनली है ना, यहाँ तो आपको सीधा दिखना चाहिए, सारी ऑप्शंस अलग अलग हैं, तो एकदम से पता था कि ये तो डायमेंशनली हो सकता है क्वेश्चन। ओके, सेकंड क्वेश्चन हमें कहा है कि एक बॉल वेव्स का मतलब क्या है? अपरेंट वेट है ना, W1 एट 0 है, W2 एट 59 है। कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ मेटल इज लेस देन दैट ऑफ अल्कोहल, और डेंसिटी दे दी कि वो तो लार्ज है ही कंपेयर टू दैट ऑफ अल्कोहल। तो देखो क्या सोचना था हमें इस केस में कि अल्कोहल का जो कोफिशिएंट है वो ज्यादा है कंपेयर टू मेटल। व्हाट डज दैट मीन? कि जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया, या उतना सॉल्व कर, मतलब हमने इसका सीधा रिजल्ट लिखा हुआ था आपको अगर ख्याल हो, एक हमने बॉयंट फोर्स का फॉर्मूला बनाया था, क्या था बच्चों? वो था रो लिक्विड वी जी इंटू 1 प्लस गामा सॉलिड डेल्टा टी ओवर 1 प्लस गामा लिक्विड डेल्टा टी। ऐसा कुछ फॉर्मूला था बच्चों, ख्याल करो। ये ऐसे ही था, डेल्टा एस ऊपर था, डेल्टा एल नीचे था। वैसे तो ऐसे ही होगा। तो बस सीधा इससे ही देखना है। अगर हम देखें कि अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया, नाउ वी नो कि कोफिशिएंट ऑफ क्यूबल एक्सपेंशन ऑफ मेटल, तो गामा एस इज लेस देन गामा एल। तो अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो व्हाट विल हैपन टू दिस क्वांटिटी? ये बड़ी होगी या छोटी होगी? ये छोटी होगी।
तो बॉइंट फोर्स छोटी हो गई है ना, इसका मतलब जो एफरेंट वेट है वो बड़ा हो गया, so which means कि W2 is greater than W1. Understood? आगे eighth question. Steam at 100 degree is passed into 1.1 kg of water contained in calorimeter of water equivalent 0.02 kg at 15 degree. अच्छा, तो इसको अब सॉल्व तो करना आता है। आप कह रहे हो कि एग्जैक्टली जब हम सॉल्व करते हैं तो आंसर टर्न्स आउट टू बी 0.1348, इज इट? ओके, तो मतलब अब कंफ्यूजन ये है कि ए और डी में से कौन सा मार्क किया जाए, राइट? कैसे चेक करेंगे बच्चों? अगर मान लो अब ये दो ऑप्शन आई गई तो व्हाट शुड बी द वे टू चेक? ए और डी में फर्क क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट? अब हाँ, एक बात तो चलो वो तो हो ही गई, नो डाउट कि एक तो ये है कि उन्होंने वो दिया नहीं हुआ वाटर की लेटेंट हीट, ठीक है, मान लो हमने वो स्टैंडर्ड मान ली, बट माय पॉइंट इज कि ए और डी में आपने इस तरह से नहीं सॉल्व करना ये सोच के कि हाँ भाई कहाँ पे कौन सा ज्यादा आंसर एग्जैक्ट है। आप सिग्निफिकेंट फिगर से करोगे भाई, ए ऑप्शन में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, डी ऑप्शन में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो आप उसके हिसाब से सोचो कि अब आप अपनी ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस में मिनिमम कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? बोलो। आप शायद बच्चों ये 0.02 को देख के कंफ्यूज हो रहे होगे ना, 0.02 में कितने बोलोगे आप सिग्निफिकेंट फिगर्स? ऑफ कोर्स देख के ऐसा लग रहा है कि एक है सिग्निफिकेंट फिगर, है ना? तो एक्चुअली बच्चों अब ऑप्शंस के हिसाब से अगर हम देखें तो एक सिग्निफिकेंट फिगर वाली तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो हम कौन सा मार्क करेंगे? 2 वाला कर देंगे, तो उस हिसाब से ए इज अ बेटर आंसर। एक बच्चों यहाँ दूसरा लॉजिक भी हम लगा सकते हैं। बच्चों एक बात समझो, आप सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन क्या थी? नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट्स प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट। तो उस डेफिनेशन से अगर आप सोचो तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कभी 1 तो हो ही नहीं सकते किसी भी रीडिंग में, है ना? मिनिमम 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तो होने ही चाहिए। बहुत बार आपको ऐसी जगह मिल जाएगा, मतलब वैल्यूज इस तरह दी होती हैं कि जहां 2 नहीं होते, एक ही होता है, बट मैं आपको एक वैसे बात, आप समझ रहे हो कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने तो जरूरी ही है। ठीक है, तो भाई मतलब मुझे नहीं पता कि ये क्वेश्चन उस हिसाब से बना था कि नहीं बना था, बट प्लीज कीप इन माइंड कि अगर ऐसे वैल्यूज बहुत पास पास दी हो तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, कैसे करण?
मतलब एक्चुअली सेंस नहीं बनती ना अगर आप ये कह रहे हो कि एक सिग्निफिकेंट फिगर है, उसका मतलब वो एक जो आपने लिखा है वो तो अनसर्टन है, मतलब आपको अपनी रीडिंग में कुछ सर्टन तो पता ही नहीं चला, सिर्फ अनसर्टन ही है सारा कुछ। तो नहीं, 10 की पावर में तो वैसे भी सिग्निफिकेंट नहीं होते ना, सिग्निफिकेंट तो 10 की पावर से जो पहले वाली क्वांटिटी होती है वो होते हैं ना नंबर्स। जब हम लिखते हैं 6.3 इंटू 10 की पावर 2 लेट से, तो हम ये कहते हैं ना 6 और 3 ये दो सिग्निफिकेंट हैं। 11th क्वेश्चन देखो, 11th में बच्चों सिली मिस्टेक कर सकते हो आप। सिचुएशन क्या है बस ये समझो, एक सिलेंडर, उसके ऊपर दूसरा सिलेंडर ऐसे है, और टू एंड्स हैं, उनके अक्रॉस हीट जा रही है। तो आपको बतानी है इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी। तो इसका क्या मतलब होगा, बताओ ये जो दो सिलेंडर्स बन रहे हैं, एक सॉलिड सिलेंडर और एक मतलब थिक सिलेंडर, ये कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में या पैरेलल में? ये पैरेलल में लगे हुए हैं ना। तो तो बस आपको इक्विवेलेंट बनाना है। इक्विवेलेंट कैसे बनेगा, पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होती है, इस केस में वो क्या होती है, R1 प्लस R2 होती है ना। नहीं, मतलब जो 1/R है वो आपका बन गया 1/R1 प्लस 1/R2। तो वो आप लिख दोगे। R क्या होता है, K/L, तो K1 A1/L प्लस K2 A2/L। अब इसका इक्विवेलेंट मतलब आपने इसकी जगह एक सिंगल सिलेंडर रख दिया, तो उस सिलेंडर का एरिया क्या हो जाएगा टोटल, A1 प्लस A2। तो वो बन गया K इंटू A1 प्लस A2/L। तो रीअरेंज, उससे आपका आंसर बन जाएगा। आगे बचो। एक बचो 18th का आंसर सी बन रहा है, प्लीज सी। सिक्सटींथ क्वेश्चन, अच्छा मैंने करेक्शंस करवा दी थी शायद आपकी शीट में, ठीक है। तो सी क्लोज वेसल्स ए बी एंड सी आर एट द सेम टेम्परेचर, वेसल ए कंटेन्स ओनली O2। यहाँ इस लाइन की क्या इंपॉर्टेंस है, कैपिटल एम, अच्छा डी ऑप्शन में आ रहा है। तो देखो जो आपको क्या पूछा है, एवरेज स्पीड ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स इन वेसल सी। तो जो O2 मॉलिक्यूल्स हैं वो तो, उनकी एवरेज स्पीड तो उनका रूट ऑफ गामा RT बाय M ही होगा, विच विल बी सेम एज जो वेसल ए में है ना। जो फॉर्मूला होता है √2 RT/M, जो भी है वो, या पता नहीं एवरेज का क्या होता है, पाई होता है या कौन सा होता है, मतलब जो भी फॉर्मूला है, आ, मतलब जो जो वेसल ए पे लगेगा वही फॉर्मूला तो वेसल सी पे लगेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, राइट। तो आंसर V1 ही आ जाएगा।
अगर अगर एवरेज हमने की एवरेज स्पीड ऑफ और दोनों मॉलिक्यूल्स की कंबाइन निकालनी होए तो हम v1 प्लस v2/2 करेंगे या फिर उस ना 8RT/πm जहाँ पे m m, एवरेज मोलर हाँ मास m है। एवरेज आ जाएगा। सर पर इस दो से कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगी अगर हम कह रहे हैं कि O2 की भी वही स्पीड है, N2 की भी वही स्पीड है और दोनों हाफ हाफ है, अगर इससे एवरेज एक्चुअली स्पीड निकालनी मतलब हो ना, तो उससे। एक्चुअली उस केस में क्या है कि मतलब वो सेंस नहीं बनती एवरेज की। मतलब जब ऐसे आप एक मिक्सचर ले लेते हो तो वो दोनों की अलग अलग ही होएगी, ऑक्सीजन की अपनी है, हाइड्रोजन की अपनी है। तो इट डज नॉट मेक एनी प्रैक्टिकल सेंस कि आपको मिक्सचर की पूछी जाए। एंड जो आप कह रहे हो वो इसलिए अलग आ रहा है क्योंकि यस, एवरेज कैसे लिया है वो तो उस पर डिपेंड करता है ना। मतलब ये जरूरी नहीं है ना कि आप मतलब आप पहले ही दो एवरेजेस आ गई हैं आपके पास जो V1 V2 हैं, तो अब पूरे मिक्सचर का एवरेज यू कैन नॉट डायरेक्टली अप्लाई V1 एवरेज प्लस V2 एवरेज बाय 2। फिर उसमें क्या वैसे एग्जैक्टली चक्कर पड़ रहा है वो नहीं समझ आ रहा है। नहीं, एक बार आप मैथमेटिकली सोचो, अगर आपके पास एक एवरेज कुछ 10 नंबर्स की है और दूसरी एवरेज मतलब 10 नंबर्स की एवरेज लेट्स से 5 है और दूसरे दूसरे 20 नंबर्स की एवरेज लेट्स से 6 है। नहीं अगर दूसरे भी 10 नंबर हों फिर चलो पहले उससे फिर निकाल लो। क्या यहाँ पे वैसे दिया है कि इक्वल है? इक्वल नहीं, यहाँ तो क्वांटिटीज इक्वल बोला है सर क्वांटिटी लिखा इसमें। है। इसका क्या मतलब हुआ सर? क्वांटिटी तो मास होना चाहिए। मास फिर नहीं, फिर ठीक है सर अगर मास में मोल्स मार रहा है। नहीं नहीं, मोल्स तो नहीं है। आगे बचो। ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन, intensity of radiation emitted by sun has its maximum value at wavelength 510, 350. Ratio of surface temperature of sun and north star. तो वो जो फॉर्मूला होता है लैम्डा इंटू टी इज इक्वल टू बी वाला, तो मतलब बस सीधा सीधा वेवलेंथ की इनवर्स रेशो बन जाएगी। समझ गए मन की बात? जो 28th का आंसर आ रहा है, अच्छा ये ना 3.3 है, वो पता नहीं करेक्शन हुई है कि नहीं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस 3.3 है। गुरसाहिल को किसने मैसेज करके बुलाया भाई, बताना मुझे। या खुद से आयो गुरसाहिल? नहीं सर, मुझे लगा था कि 11:10 पे होती थी ना, 11:10 पे है क्लास। ट्वेंटी एट बच्चों देखना मुझे, मेरे ख्याल से 3.3 से आना चाहिए आंसर, तो मैंने लिखा हुआ है। तो 3.3 से आएगा बच्चों, ठीक है। ओके
हाँ बच्चों, इसमें बताओ। काइनेमैटिक्स तो बच्चों को आसान लगता होगा ना, बहुत बार कर लिया डायरेक्टली इनडायरेक्टली। फिफ्थ क्वेश्चन जो है बच्चों, वेलोसिटी और हाइट का बताना है। देखो जो इसमें क्या है, सीधा ऑप्शंस देख के, एक तो आपको ये पता है कि ऑब्वियसली वेलोसिटी का साइन चेंज करेगा, तो आंसर हैज टू बी बिटवीन ए एंड सी। और इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आप लगाओगे तो आप चेक करोगे कि v का तो रूट h के साथ रिलेशन होता है ना, लीनियर रिलेशन तो होता नहीं v और h का, तो पता है कि आंसर फिर यही बनेगा। आगे बच्चों, इंटीजर के 2 में, सर 2 में नहीं 3 में 2 गलती से लिख दिया। हाँ बच्चों ये थर्ड क्वेश्चन देखो एक बार। इसमें दो आंसर आते हैं, एक 2 आता है और एक 8 आता है, क्या आप निकाल पाए हो दोनों? देखो 8 कैसे आया, अगर आप सीधा उसके फ्रेम में जाओ रॉकेट के, है ना, उसके फ्रेम में क्लियरली दिख रहा है कि, मतलब आप एक बॉल के फ्रेम में चले जाओ, तो एक बॉल के फ्रेम में अगर आप गए तो वो दूसरी बॉल की वेलोसिटी 0.5 बन गई, तो 4/0.5 8 बन गया, है ना। अब मेरे को ध्यान से देख के बताओ कि 2 आंसर कैसे आएगा। तो मतलब आप एक बात ये भी समझ लो कि जब आप बॉल के फ्रेम में चले गए तो रॉकेट की एक्सेलरेशन का कोई रोल ही नहीं आया प्रैक्टिकली। ठीक है, हाँ जी, किसी ने 2 निकाला आंसर किसी तरह? तो ये जो वेलोसिटीज है बच्चों, कीप इन माइंड कि रिलेटिव टू रॉकेट दी हुई है।
हाँ भाई, किसने निकाला 2 कि नहीं? तो बच्चा एक्चुअली क्या है ना, अब ये क्वेश्चन प्रॉपरली फ्रेम नहीं हुआ उनसे, कोई कंडीशंस वगैरह खास बताई नहीं हुई। तो इफ यू थिंक केयरफुली, अगर हम सोचें, रॉकेट जो है वो तो एक्सेलरेट कर रहा है, हमने एक बार रॉकेट के रिलेटिव बॉल को राइट को फेंक दिया एक कांस्टेंट वेलोसिटी से 0.3, है ना? तो रॉकेट की स्पीड तो बढ़ती जाएगी, तो रॉकेट तो 0.3 वाली बॉल से कोलाइड ही कर जाएगा इन सम टाइम, isn't it? तो रॉकेट कुछ टाइम में ये 0.3 वाली बॉल से कोलाइड कर गया, तो अगर हम कोलिजन मान के चलें तो क्या केस बन सकता है? अब ये भी ऑब्वियसली उन्होंने बताया नहीं है कि कैसा कोलिजन है। चलो हम 1 मिनट के लिए ये मान लेते हैं कि वो बॉल चिपक ही गई उसके साथ, रॉकेट की बॉल के साथ। तो फिर उसके बाद वो 0.2 वाली से कब मिलेगी, लेफ्ट साइड वाली बॉल? टू सेकेंड्स तो वैसे इस तरह से आ रहा है, अगर हम सीधा सीधा ये माने कि रॉकेट ने 4 मीटर्स मूव कर लिया राइट को, वो भी अप्रोक्सीमेट आएगा। हाँ मतलब अगर 0.2 की भी मोशन हम लेफ्ट को लेते हैं तो फिर अप्रोक्सीमेट सा आंसर बनेगा उससे। समझे बच्चों मैंने किस तरह कहा? ये मैं इस तरह कह रहा हूं कि ये बॉल है 0.3 स्पीड वाली, पीछे से बॉल आ रही थी, ये बॉल है 0.2 से। तो अगर हम ये माने कि भाई ये बॉल इससे तो टकराई गई 0.3 वाली से, तो 0.3 वाली की स्पीड का तो कोई रोल ही नहीं रहा कि वो तो चिपक गई रॉकेट की दीवार के साथ ही, और 0.2 वाली लेफ्ट को आ रही है। तो मतलब कुछ ऐसा बन गया ना, रॉकेट कितना राइट को गया टाइम टी में, हाफ, मतलब बॉल को लेके हाफ इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर, प्लस जो बॉल है वो कितना गई 0.2 टी,
तो ये 4 के इक्वल होना चाहिए, t स्क्वायर प्लस 0.2t इक्वल टू 4। नहीं सर, लेकिन वो उसी इंस्टेंट पे थोड़ी कोलाइड कर जाएंगे। हाँ मतलब उसमें और रिफाइन करना है तो फिर ये भी लो पहले कि पहले उसमें कोलिजन कब हुआ। यस सर, वो उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। उसमें भी कुछ टाइम लग जाएगा, तो वही इस कारण से अप्रोक्सीमेटली 2 बन रहा है ना। तो ये बचाओ, मतलब एक्चुअली ऐसे ही आया था क्वेश्चन आईआईटी में, और फिर उन्होंने दोनों को मार्क्स दिए थे क्योंकि प्रॉपर सेंस से नहीं बन रही थी क्वेश्चन की, उन्होंने कंडीशंस प्रॉपर नहीं दी थी। तो पहले कौन से कोलिशन की बात कर रहे हो? मतलब ये बिल्कुल इनिशियली ऐसा होगा ना कि रॉकेट के फ्रेम में ऐसा हो गया ना कि मतलब रॉकेट के फ्रेम में हम तो रॉकेट की वेलोसिटी 0 और या मतलब अर्थ फ्रेम से अगर हम देखें तो अर्थ फ्रेम से 1 मिनट के लिए ऐसे मान लो कि रॉकेट की वेलोसिटी 0 हो गई और जो बॉल है उसकी 0.3 है और रॉकेट की एक्सेलरेशन है 2। तो बॉल और रॉकेट इमीडिएटली कोलाइड नहीं करेंगे ना, कुछ टाइम तो इन्वॉल्व होगा ना यहाँ पे। सर वो 0.0 कुछ सेकंड में हाँ वही आएगा, बहुत नेग्लिजिबल, मतलब हम ऐसे लिखेंगे ना 0.3t इज इक्वल टू हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर। तो ये 0.3 सेकेंड आ गया। फिर इसकी क्या सिग्निफिकेंस, इसकी तो जरूरत भी नहीं पड़ रही, अभी तो दूसरी बॉल आ ही भी गया। नहीं हाँ, नहीं सर, 0.3 सेकंड्स में 0.3 वाली बॉल भी अब कुछ ये भी क्वेश्चन डिस्टेंस में पे क्लियर होगी। नहीं है एक्चुअली, अगर आप देखो सिर्फ ऐसे लिखा हुआ है टाइम इन सेकंड्स व्हेन द टू बॉल्स हिट ईच अदर। अब वो कौन से टाइम की बात कर रहे हैं, स्टार्ट से ही कर रहे होंगे। यस सर। सेंस तो उसकी बनती है। तो पहले 0.3 सेकंड्स किस में लग गए बच्चों, समझो आप। पहले 0.3 सेकंड्स तो लग गए जब रॉकेट की लेफ्ट वॉल ने बॉल के साथ कोलाइड किया, है ना। उसके बाद अगर हम ये माने अब कि भाई रॉकेट और बॉल एक ही स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो ये जो हमने राइट साइड पे क्वाड्रेटिक बनाई है वो बता रही है कि उसके बाद कितना टाइम लगा। उसके बाद तो नहीं, ये दोनों साइमल्टेनियसली नहीं हो रहे थे 0.3 और वो जो हमने टाइम निकाला है। नहीं सी, एक मिनट मैं सारी सिचुएशन दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। अर्थ फ्रेम में देखते हैं, ठीक है। अर्थ फ्रेम में मान लो रॉकेट की स्पीड 0 है, उसके साथ एक बॉल है जिसकी स्पीड 0.3 है, और ये एक बॉल इधर से है 4 मीटर दूर जिसकी स्पीड 0.2 है। तो अब यहाँ पे क्या क्या फिनोमेना होंगे अगर हमें बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वेशंस बनानी हो। फिर हम इसे उससे इक्वेट कर सकते हैं ना कि एक बॉल नीचे है 0.3 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही है, एक 4 मीटर हाइट पे है 0.2 सेकंड से नीचे को थ्रो किया, और ग्रेविटी 2 मीटर पर सेकंड है। इसके इक्विवेलेंट आएगा ना ये सिनेरियो। क्या फिर बोलो, ग्रेविटी फ्री दिया हुआ है क्वेश्चन में। नहीं सर, मैं इसको इक्विवेलेंट कर रहा हूँ, अगर हम रॉकेट फ्रेम में जा रहे हैं तब हम्म। हम के अर्थ पे ही मान लो एक हम्म बॉल 0.3 मीटर पर सेकंड से ऊपर को छोड़ी है, एक 4 मीटर हाइट पे 0.2 सेकंड से नीचे को थ्रो किया, और ग्रेविटी इस केस में 2 मीटर पर सेकंड नीचे को है। नहीं फर्क है ना, वो तो ये जो वैल्यू है ये बॉल्स के ऊपर थोड़ी लग रही है ग्रेविटी, 0.2 के ऊपर तो कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रही ना। सर एक बारी रॉकेट की वॉल्स के साथ कांटेक्ट छूटने पे तो उन पे कोई एक्सीलरेशन ही नहीं है। हाँ वही, पर रॉकेट की तो एक्सेलरेशन है ना। हाँ रॉकेट फिर की अगर है। हम रॉकेट के तो फ्रेम में जाए तो बॉल्स पे एक्सेलरेशन होगी। अगर हम रॉकेट के फ्रेम में जाएं, हाँ वो तो स्यूडो लगा के आ जाएगी बॉल्स की यस सर, एक्सेलरेशन। उससे इसके इक्विवेलेंट आ रहा था जो मैं कह रहा था। सर वो सूडो भी तो तभी आएगा ना जब कांटेक्ट में होंगे, अगर कांटेक्ट में नहीं है तो मतलब तो थोड़ी देखेंगे हम उसको। नहीं, अगर आप रॉकेट के फ्रेम में जाओगे
तो सूडो Yes, फोर्स sir. लगेगी ना बॉल्स पे, ये सर रॉकेट के फ्रेम में लगेगी, लेकिन कॉन्टैक्ट छूटने के बाद तो नहीं लगेगी ना। नहीं लगेगी। सूडो फोर्स का इससे क्या फर्क पड़ रहा है कि कांटेक्ट है कि नहीं है? मतलब फिर तो मतलब कोलिजन वाला थोड़ा गलत नहीं हो गया फिर, क्योंकि मतलब अगर हम रॉकेट के फ्रेम में देख रहे हैं फिर। नहीं नहीं, मतलब मैं कोलिजन तो जो कर रहा था वो अर्थ फ्रेम में कर रहा था, मिक्स मत करो फ्रेम्स। मतलब मैंने जो अभी तक आपको करके दिखाया वो तो सारा अर्थ फ्रेम था। समझ रहे हो? मतलब जो यस सर। जो मतलब एक तरीका तो क्या था, मतलब जो जो हमारा पहला आंसर 8 आया था वो ऐसे ही आया है कि अगर मान लो कोई बंदा ऐसे सोचे कि मैं रॉकेट के अंदर जिससे देख रहा हूँ, ठीक है, तो रॉकेट के अंदर से अब रॉकेट की एक्सेलरेशन का काम खत्म हो गया, तो वो स्यूडो फोर्स लगा के बस ये निकल के आ गया ना कि ये 0.3 है और इसकी एक्सेलरेशन 2 आ गई पीछे को, इस बॉल की वेलोसिटी 0.2 है और इसकी एक्सेलरेशन भी 2 आ गई। ये बताओ सबको ये समझ आ रहा है कि रॉकेट फ्रेम में तो यही दिखेगा? सोच लो बच्चों एक बार। है ना? तो अब कोई रॉकेट फ्रेम में अगर आप इक्वेशंस बनाओगे, अगर आप इन दोनों का ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर इक्वल टू 4 करोगे, तो वो एटी स्क्वायर वाली टर्म कट जाएगी, तो उससे आपका आंसर 8 ही आएगा। ठीक है कि नहीं? सर उसमें हमें ये assumption माननी पड़ रही है कि रॉकेट बहुत लंबा है, 4 मीटर पर सेकेंड, हाँ ये हाँ, कोलिशन जो उसमें ये होएगा वो assumption माननी पड़ेगी कि कोई कोलिजन नहीं हो रहा। कहीं बाहर रॉकेट के कोलिशन होएगा, वो फिर पॉसिबल थोड़ा ना सर। हाँ बिल्कुल। मतलब ये 8 तभी आता है अगर आप कोलिजन को इग्नोर करते हो। तो अगर आप दूसरे तरीके से करोगे, कोलिजन मान के करोगे बच्चों, तो आंसर अप्रोक्सीमेटली 2 के आसपास आता है। ठीक है, अगर आप सॉल्व करोगे तो मतलब आप क्लियरली देख सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है बच्चों, मतलब क्वेश्चन गलत फ्रेम हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट? तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उस टाइम पे बस आप कोई भी एक अजम्पशन लेके उसके हिसाब से सॉल्व कर दो, आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करो, क्योंकि अगर आपने अजम्पशन ठीक ली है तो आपको उसके मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। और बच्चों आगे ये बच्चों पाई होगा ना? नहीं नहीं, पी है, सॉरी। और कोई बच्चों?
क्या मेरे मैसेज में कोई टेक्निकल फॉल्ट था? क्या लिखा था मैंने? तो मैंने एनएलएम के आगे ऑल शीट्स लिख दिया, काइनेमेटिक्स के आगे नहीं लिखा। ये तो ऑब्वियस था। हाँ जी, इसमें है कोई और? चलो अगर नहीं की हुई तो कोई हुआ तो पूछ लेना मेरे से, कल पूछ लेना, ठीक है? इसमें इसमें बताऊं? एटीन्थ क्वेश्चन, वैसे तो ये एंगुलर मोमेंटम का हो गया, कोई बात नहीं। टाइम लेस देन, मतलब ये आपको कह दिया कि मैक्सिमम हाइट से कम वाला टाइम है। एंगल थीटा वी नॉट, ओके। वैसे तो बच्चों ये ऑप्शन से ही हो सकता है, नहीं? आप किसी भी इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी मान लो वी वेक्टर हो गई, जो कि आप लिख सकते हो, और ये हो गया उसका आर वेक्टर। तो आप ये दोनों वेक्टर्स, जो तो प्रॉपर मेथड हुआ, तो आप दोनों वेक्टर्स लिख सकते हो। आर वेक्टर कैसे आएगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप लिख के, जहाँ पे एक्स वाई उसकी डिस्प्लेसमेंट्स हो गई। वी वेक्टर कैसे आएगा? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वेलोसिटीज लिख के। तो फिर एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एल इज इक्वल टू एम आर क्रॉस वी। ठीक है, मैंने क्या कहा, शॉर्टकट क्या था? सीधा ही अगर हम ऑप्शंस देखें, हमें ये तो दिख ही रहा है कि आर क्रॉस वी वेक्टर जो है वो किस डायरेक्शन में आएगा? इनटू द प्लेन, जो कि कौन सी डायरेक्शन है? माइनस के कैप। वो ऑप्शन ही है क्या? राइट। अंडरस्टूड। तो जो प्लीज ऑप्शंस पे जरूर नजर मारा करो, आपको पक्का फायदा होगा ही होगा। डन बच्चों? एनीथिंग एल्स? चलो ठीक है बच्चों, फिर कल एनएलएम डिस्कस करेंगे। कोई काइनेमैटिक्स की कोई और आपने नहीं की हुई शीट, वो भी एंड में मैं करा दूंगा, ठीक है? चलो, ओके बच्चों, बाय।